हेलो बेटा, मैंने तुम्हें एक क्लास दी थी इससे पहले, जो वीडियो बना के दी थी बॉन्ड पैरामीटर्स की। ठीक है, बॉन्ड पैरामीटर्स की हम बात करते हैं। मुझे लगता है थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। आज मैं पूरी डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ उसको वापस से बोर्ड में। ठीक है, तो बॉन्ड पैरामीटर्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। बॉन्ड पैरामीटर, तो बॉन्ड पैरामीटर्स के अंदर मैं तुम्हें बता दिया था बेटा, हमने बॉन्ड एंगल डिस्कस करना है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ की हमने यहाँ पे बात करनी है, वो पूरा मैंने तुम्हें डिटेल में दे दिया था एक बार बॉन्ड पैरामीटर के बारे में। ठीक है, बॉन्ड एंगल मैंने बोला था, ठीक है, बॉन्ड लेंथ बोला था, उसके बाद बॉन्ड एनर्जी की बात करी थी और बॉन्ड ऑर्डर की बात करी थी। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है बेटा तुम्हारा वो है क्या, ध्यान से समझना है, इससे क्वेश्चन बनेगा 100%। ठीक है, सबसे पहला आता है बेटा बॉन्ड एंगल। ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या होता है ये मैं तुम्हें डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हें वीडियो में दे दी थी। आज केवल आराम से समझना है इस बात को आप, बॉन्ड एंगल के बारे में। ठीक, और जो क्वेश्चंस होंगे उसको नोट करते रहना। बॉन्ड एंगल क्या बोल रहे हैं हम, दो बॉन्ड्स के बीच में जो ये सपोज कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड बने इसके बीच के एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। जो मॉलिक्यूल है इसके बीच में जो बॉन्ड बने इसके एंगल को ही हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल बोलेंगे। अब ये बॉन्ड एंगल कभी किसी मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, ये बात तो हमें पता है। जैसे sp2, sp3, sp, इनमें अलग अलग बॉन्ड एंगल रहता है, किसी में 180 का है, किसी में 120 का है, किसी में 109 का है। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल को हम कैसे देखें, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे बॉन्ड एंगल को हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो फैक्टर आता है बेटा इसमें कंपेयर करने के लिए, वो पहला फैक्टर आता है इसका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर आता है तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले तुमने हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, पहला काम तो ये करना है, हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। अगर हाइब्रिडाइजेशन से काम नहीं बनता है, मतलब कोई मॉलिक्यूल ऐसा आ गया, तुम्हें 2-3 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं कंपेयर करने के लिए, 2-3 कंपाउंड दे रखे हैं कंपेयर करने के लिए, और पूछा गया है कि किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ। तो अगर हाइब्रिडेशन से काम बन रहा है तब तो सही है। सपोज कभी ऐसा है कि 2-3 का हाइब्रिडेशन सेम आ गया, फिर कहाँ पे जाएंगे हम, फिर जाएंगे बेटा नंबर ऑफ लोन पेयर्स पे। फिर किस में जाने आने, लोन पेयर में। नंबर ऑफ लोन पेयर जितना ज़्यादा होता है उसका बॉन्ड एंगल उतना कम होता है, ये आगे डिस्कस करेंगे। अगर ये भी सेम आते हैं फिर हम जाएंगे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमारे पास 3 फैक्टर्स आएंगे, हाइब्रिडेशन है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन से चेक करेंगे, फिर लोन पेयर पे आएंगे, और लोन पेयर से भी काम नहीं बनेगा तो जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे हम चेक करेंगे, देखिए कैसे। सबसे पहले मैं बताता हूँ तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन वाला। ठीक है, जैसे हमारे पास है CH4, ठीक है, एक हमारे पास हाइब्रिडेशन क्या है CH4, इसको भी पहले देख लो। यहाँ पे ये लाइन हटा देता हूँ। ये बात तो तुम्हें पता है, इससे पहली क्लासेस में तुमने देखा था वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अंदर कि अगर sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कोई है तो उसका एंगल कितना रहेगा 180, sp2 में कितना रहेगा 120, और sp3 में हमने कितना देखा था 109.5 मिनट या 109.28 मिनट। ठीक है, तो जो पहला एग्जांपल ले लेते हैं BeCl2 ले लेते हैं, BeCl2, ठीक है, दूसरा ले लेते हैं BeCl3, और चौथा ले लेते हैं CCl4। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे थ्रू हम समझेंगे कि हम कैसे इसमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करें। देखो बेटा, अगर BeCl2 की बात करेंगे तो BeCl2 कैसा देखेगा, ये Be है, यहाँ Cl, यहाँ Cl। ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर, इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp। ठीक है, दूसरी की अगर हम बात करेंगे BC, ये Cl रहेगा, यहाँ Cl रहेगा, और यहाँ भी क्या रहेगा बेटा Cl। तो इसमें टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, टोटल बॉन्ड पेयर कितने, 3, इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp2। और लास्ट केस की बात करें तो क्या है CCl4, CCl4। ये मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसा कुछ दिखेगा, यहाँ पे तुम्हारा Cl रहेगा,
और यहाँ पे Cl रहेगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, इसमें बॉन्ड पेयर कितने 4, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp3। तीनों बात मैं तुम्हें क्लियरली दिखा दी यहाँ पे, BCl2 BCl3 CCl4, ठीक है। BeCl2 इसका हाइब्रिडेशन निकला था बेटा sp, इसका निकला sp2 और इसका निकला sp3। हम जब भी हाइब्रिडेशन की बात करेंगे केवल sp3 तक ही कंपेयर कर सकते हैं sp, sp2 और sp3 में। क्यों? क्योंकि sp3d को तुम जैसे देखोगे बेटा, अगर मैंने बोला sp3d तो तुम्हें पता है उसमें क्या रहते हैं, 120 के एंगल भी रहते हैं, 90 के भी रहते हैं। ये पता है ना तुम्हें कि इसमें 120 भी रहेगा, 90 भी रहेगा। तो हम sp3d की बात नहीं करते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, sp3d की हम बात नहीं करते हैं। ऐसा केस भी तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला है। तो तुमने क्या देखना है, sp, sp2 और sp3। तो sp का जो एंगल होता है बेटा ये कितना है 180। sp2 का जो एंगल था ये कितना था 120 और sp3 का जो एंगल था बेटा ये कितना था 109.28 मिनट। समझ पा रहे हो? तो जैसे जैसे sp, sp2, sp3 की ओर हम गए तो इसका जो बॉन्ड एंगल था वो क्या हुआ बेटा, डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा इसका, डिक्रीज होगा। पहला पॉइंट तो ये है, हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, हाइब्रिडाइजेशन से। sp, sp2 और sp3 में जो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा वो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का होगा, फिर sp2, फिर sp3। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आता है तुम्हारा ये, इसको नोट भी करना है साथ साथ में। ठीक है, साथ साथ में नोट करते रहना है इसको। समझ आती है इतनी बातें? ठीक है, अब मैंने तुम्हें एक और बताया था यहाँ पे अगर तुमने वीडियो तरीके से देखी होगी तो उसमें दूसरा एग्जांपल था NO2 प्लस और NO2 माइनस। दूसरा एग्जांपल क्या था बेटा उसमें, NO2 प्लस NO2 माइनस, NO2 प्लस और दूसरा था तुम्हारा NO2 माइनस। अब अगर इसका हाइब्रिडेशन पूछा गया तो देखो सेंट्रल मेटल कौन आएगा पहले, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 और एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा 4, और ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस ऑक्सीजन के साथ जाएंगे, डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा, वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे उसकी। ठीक है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें एक सिग्मा होगा, पाई सिग्मा पाई, मतलब हाइब्रिडेशन क्या है बेटा, sp। कौन सा चार्ज है इसमें बाहर, पॉजिटिव। ठीक है, और सेकंड केस की अगर हम बात करेंगे NO2 माइनस, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, एक नेगेटिव चार्ज है बेटा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। जहाँ नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डबल बॉन्ड O, और एक लोन पेयर यहाँ रह जाएगा। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, सिग्मा सिग्मा और लोन पेयर sp2। समझ पाए? तो इसका जो हाइब्रिडेशन आया बेटा वो था sp और इसका जो हाइब्रिडेशन आया वो था sp2। तो किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, NO2 प्लस का। समझ गए बात क्या बोल रहा हूँ मैं? सबसे पहले हम किससे चेक करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और उससे चेक करना स्टार्ट करेंगे कि किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। दोनों बात समझ आ गई किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है किसका कम है। ठीक है, नोट करो इसको। तो इस तरीके से हम चेक कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, अब जो सेकंड केस आता है बेटा तुम्हारा, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो बट लोन पेयर में क्या हो, वेरिएशन हो, लोन पेयर ज़्यादा है कम हो। जैसे ये केस समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, बात करते हैं लोन पेयर की। जैसे हमारे पास आया एक NH3, ठीक है, दूसरा ले लेते हैं H2O। ठीक है, NH3 और H2O हमने यहाँ पे ले लिया है। अब देखो बेटा NH3 और H2O के केस में अगर देखोगे तो दोनों का अगर हाइब्रिडेशन निकालने जाओगे, ये है तुम्हारा NH3। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 में से जो 3 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, ये 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, ये तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में गए और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या बनाया, एक लोन पेयर बनाया। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन के केस में अगर हम देखेंगे, ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा 6,
6 में से एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन ने क्या बनाए यहाँ पे, 2 लोन पेयर बनाए। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, लोन पेयर के केस में लोन पेयर जहाँ ज़्यादा होंगे, लोन पेयर जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। कैसे, देखो ये लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा। इससे पहले क्लासेस में हमने देखा था कि लोन पेयर सबसे ज़्यादा रिपेल करते हैं, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और लास्ट में बॉन्ड पेयर। तो दोनों लोन पेयर है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को रिपेल किया, ये दो इसको रिपेल करेंगे, ये इसको रिपेल करेंगे, तो फाइनली जो ये एंगल है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ पाए, ये आपस में रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, रिपेल करके कुछ ऐसे इधर आ जाएंगे, ये कुछ ऐसे इधर आ जाएगा, तो फिर ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, मतलब आपस में जो बॉन्ड थे ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये कम हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होने से इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 104.5 डिग्री का। यहाँ पे 2 लोन पेयर है, यहाँ पे 1 लोन पेयर है। इसका मतलब लोन पेयर जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम। बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा, NH3 का ज़्यादा होगा। तो H2O का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 104.5 डिग्री, और NH3 के केस में ये जो एंगल होते हैं ये होते हैं 107। इसको लर्न कर लेना बेटा। ठीक है, अमोनिया के केस में तुम्हें क्या होगा, 107। कुछ एंगल तुम्हें याद करने पड़ेंगे, हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर किसी के लिए तुम कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं हाइब्रिडेशन तुम्हें समझ आ जाए, नंबर ऑफ लोन पेयर की कहानी समझ आ जाए कि लोन पेयर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल कम होगा, बट कुछ तुम्हें याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसको नोट करो बेटा, H2O और NH3 का केस। हो गया, ठीक है बेटा। अब दूसरा अगर हम केस लेते हैं, एक तो NH3 ले लेते हैं, दूसरा यहाँ पे ले लेते हैं बेटा CH4। NH3 वापस से सेम रहेगा, H हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और एक क्या है यहाँ पे बेटा, लोन पेयर। जबकि कार्बन के केस में क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वापस से यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, और ये हाइड्रोजन। अब देखो दोनों का जब हाइब्रिडेशन निकालने जाओगे तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर, और एक क्या है, लोन पेयर। तो हाइब्रिडेशन क्या आ गया इसका बेटा, sp3। जबकि मीथेन के केस में अगर देखोगे 4 के 4 क्या हैं, बॉन्ड पेयर, मतलब इसका हाइब्रिडेशन भी क्या हो गया, sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन से तुम इसका बॉन्ड एंगल चेक नहीं कर सकते हो। फिर अब क्या करोगे, अब क्या करना है, तुमने देखना है जहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर्स ज़्यादा होंगे उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। यहाँ पे 1 लोन पेयर है, वहाँ लोन पेयर है ही नहीं, तो लोन पेयर ज़्यादा, बॉन्ड एंगल कम। ठीक है, ये हो गया। और अभी मैंने तुम्हें बताया था अमोनिया का 107 डिग्री होता है और इसका क्या रहता है 109.28 मिनट। ठीक है, ये अमोनिया का वापस बोल रहा हूँ 107, इसको याद ही कर लो कैसे भी करके। ठीक है, हो गया। ठीक है, एक केस और लेते हैं बेटा। एक केस और लेते हैं इसका, लोन पेयर्स का। ठीक है, अगर मैं बोलूं SO2 और SO3, यहाँ हमने बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल डिसाइड करो। सेंट्रल में कौन आएगा, सल्फर। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए, डबल बॉन्ड हो। ठीक है, और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन ने बनाया 1 लोन पेयर। ठीक है, ये बन गया। जबकि अगर तुम यहाँ देखोगे तो डबल बॉन्ड O बनेगा, डबल बॉन्ड O बनेगा और डबल बॉन्ड O बनेगा। ठीक है, अब आ जाओ सिग्मा पाई 1 लोन पेयर, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, लोन पेयर है। पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता हाइब्रिडेशन में जनरली। ठीक है, तो 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2। यहाँ निकालो
3 सिग्मा 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 और बचे हुए 3 क्या हो जाएंगे, पाई पाई और पाई। तो 3 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका भी बेटा, sp2। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखोगे तो sp2 और sp2 दोनों का ही हाइब्रिडाइजेशन आएगा। ठीक है, अब चेक करो नंबर ऑफ लोन पेयर्स। लोन पेयर यहाँ ज़्यादा है, SO2 के केस में अगर तुम ध्यान से देखोगे एक लोन पेयर है, जबकि SO3 में एक भी लोन पेयर नहीं है। तो SO3 की जो ज्योमेट्री बन रही है ये क्या बेटा, शेप क्या बन रहा है यहाँ पे, ट्राइगोनल। तो एंगल क्या होगा 120 का, जबकि यहाँ पे ये कम हो जाएगा। ठीक, एक लोन पेयर क्या आती है, इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका हो गया SO2 और SO3 में SO2 का बॉन्ड एंगल कम होगा कंपेयर टू SO3 के। नोट करना है इसको भी। हो गया। एक और ले लेते हैं, चलो NO2 माइनस NO3 माइनस। एक बार ट्राई करो इसको, NO2 माइनस और NO3 माइनस में सबसे पहले डिसाइड करना है कि सेंट्रल मेटल कौन रहेगा। ठीक है, सेंट्रल मेटल लेने के बाद देख लो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जैसे यहाँ पे सेंट्रल मेटल नाइट्रोजन है, यहाँ सेंट्रल मेटल भी नाइट्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, ये बोल रहा हूँ मैं, नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 5, और एक नेगेटिव चार्ज है तो कितने हो गए, 6। 6 में से डबल बॉन्ड O एक बनेगा और एक कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट अभी सिखाया नहीं इसलिए मैं डबल बॉन्ड बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे रहेगा एक लोन पेयर। ठीक, हो गए 6। इस केस में अगर देखोगे तो बेटा देखो डबल बॉन्ड O इस तरीके से कुछ आएगा। ठीक है, वैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आते हैं यहाँ पे, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। तो ये रहा तुम्हारा, तो यहाँ एक लोन पेयर है, यहाँ एक भी लोन पेयर नहीं है, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसके कंपेयर में, NO3 माइनस के कंपेयर में। अब मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ कुछ तुम्हें बॉन्ड एंगल याद करने हैं, जैसे NO2 माइनस का याद करके रख लो। ये कितना रहता है, 115 डिग्री, 115 डिग्री का। समझ आती बातें। तो ये तुम्हारा हो गया बेटा, हाइब्रिडेशन से समझ आ गया, नंबर ऑफ लोन पेयर से समझ आ गया। हाइब्रिडेशन SP, SP2, SP3, SP 180, SP2 120 और SP3 कितना रहेगा 109। जबकि अगर हम बात करेंगे लोन पेयर की तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स इंक्रीज होने पे बॉन्ड एंगल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, जो तीसरा के साथ हमारा तीसरा फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है बेटा। इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस की बात करें तो 2 फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे, या 2 केस हो सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। पहला केस क्या हो सकता है बेटा कि अगर सेंट्रल मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, सराउंडेड एटम चेंज हो। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ, सेंट्रल मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, सेम हो और सराउंडेड चेंज हो रहा हो। या दूसरा क्या हो सकता है, सराउंडेड की सेम हो और सेंट्रल मेटल चेंज हो रहा हो। ठीक है, दोनों केस समझना एक बार ध्यान से। एग्जाम्पल के बाद समझ आएगा। हमारे पास एक एलिमेंट है A, B, B, एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ले लेते हैं B, C और C। ठीक है, A बॉन्ड बना रहा है C के साथ, B बॉन्ड बना रहा है C के साथ। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर A और B, C को तो चेक कर नहीं सकते हैं, C की दोनों में सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ भी C है वहाँ भी C है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम। ध्यान से समझना है इस टर्म को, क्या बोल रहा हूँ मैं। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है AC2 और दूसरा क्या है BC2। तो चेंज क्या कर रहा है बेटा इसमें, A और B, मतलब सेंट्रल मेटल चेंज हो रहा है, सराउंडेड एटम तो दोनों में सेम है। तो हम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसकी चेक करेंगे, A और B की। ठीक है, तो जब A और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, अब देखना है इसको जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है बेटा, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जा चुके हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। ये था तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे था हमने बोला B, C और C। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कंपेयर टू B के। किसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो
तो अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन थे बेटा बीच में, जो शेयरिंग में थे, वो ए अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ए अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। समझ पाए? बीच में इलेक्ट्रॉन पड़े थे जो, उसको ए ने क्या करा, अपनी ओर अट्रैक्ट करा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है। ठीक है, बी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बट ए के कंपेयर में ज़्यादा नहीं है, तो बी ने इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट करे वो यहाँ अट्रैक्ट करे। ठीक है, अब दो के दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के क्लोज है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे बेटा। जितने ज़्यादा क्लोज आएंगे उतना ज़्यादा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और यहाँ बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा इसका, थोड़ा बढ़ जाएगा। समझ पाए क्या बोला मैंने? समझ पाए मैंने क्या बोला? ये था, देखो यहाँ पे सपोज ए है, यहाँ बीच में ए है, ये सी है और ये सी है। ठीक है, ए ने इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करा, तो जब अपनी ओर आएंगे तो धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे, डिस्टेंस कम होगा तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे ही रिपेल करेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो अभी तक ये था अब क्या हो गया, बॉन्ड एंगल बढ़ गया। समझ पा रहे हो? तो अगर सेंट्रल मेटल हम चेक कर रहे हैं तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी सेंट्रल मेटल में, वो बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा। ये भी रिपेल करेंगे बट इतना इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। समझ पाए? तो अगर सेंट्रल मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुमने चेक करनी है और सराउंडेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक नहीं कर रहे हो, क्या बोल रहा हूँ, अगर सेंट्रल मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। समझ पाए बात? ए बी बी, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं सी बी बी। ए ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करा, यहाँ ला के रख दिया। सी ने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करा, यहाँ पे रखा। ठीक है, तो जैसे डिस्टेंस कम हुई ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम करें, अगर सेंट्रल मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सराउंडेड एटम सेम है, और सेंट्रल मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। सराउंडेड एटम क्या है बेटा, सेम। ठीक है, और सेंट्रल मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पे बॉन्ड एंगल हमेशा इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, ये टर्म आराम से समझ ले इसको क्या बोल रहा हूँ। समझ आ रही बात है? लिखना है इसमें, लिखने से पहले चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले इसका। अगर क्वेश्चन में पूछा गया इनके आयोडाइड बना देते हैं। ठीक है, PI3 AsI3 SbI3। इसमें तुमसे पूछा गया बॉन्ड एंगल बताओ। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल बताने के लिए तुमने क्या करा, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाया। P के वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5। 5 में से 3 गए बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन ने बनाया एक लोन पेयर। ठीक है, सेम केस AS के साथ भी होगा। AS के वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। 5 में से 3 किस में गए, बॉन्ड फॉर्मेशन में, और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन ने बनाया है एक लोन पेयर। ठीक है, Sb भी सेम नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I के साथ बॉन्ड बनाएगा, आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब आ जाओ पहले फैक्टर से। सबसे पहले हाइब्रिडेशन चेक करोगे, 1 2 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, 1 2 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, 1 2 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। तो तीनों ही केस में 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, मतलब तीनों का ही हाइब्रिडेशन अगर चेक करोगे तो मिलेगा sp3। मतलब हाइब्रिडेशन से एंगल चेक नहीं कर सकते हो। सेकंड केस तुमने बोला चलो नंबर ऑफ लोन पेयर से चेक करते हैं, ये ट्रेंड है, सबसे पहले हाइब्रिडेशन चेक करना है फिर लोन पेयर। लोन पेयर भी तीनों में सेम है, मतलब इससे भी काम नहीं बनने वाला। तो अब किस में जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो अगर तुम देखोगे सराउंडेड एटम सेम है, जो सराउंडेड एटम है वो क्या है, सेम है। इसको SA मत लिखना, सराउंडेड एटम लिखना, CA को सेंट्रल एटम लिखना पूरा। सराउंडेड एटम सेम है और सेंट्रल एटम चेंज कर रहे हैं, PAS और SB। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर सकते हैं। ये एलिमेंट एक्चुअल में रखे कैसे गए हैं, ये एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट है। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि एलिमेंट का साइज बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब देखो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर फॉस्फोरस है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा।
और ये क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा रिपेल करेंगे, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी P की सबसे ज़्यादा है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। Sb की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। समझ आ गई बात? तो इसमें लिख सकते हो तुम बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। लिखना इसमें एक लाइन, when surrounded atom are same and central atom differ, then we check electronegativity of central metal atom. Check electronegativity of central metal atom. फिर लिखना, if electronegativity increased then bond angle increased. If electronegativity increased then bond angle increased. Bond angle directly proportional to electronegativity of central atom. ये लिख लो, ठीक है? ठीक है, ये लिखने के बाद ये जो मैंने एग्जांपल बताया था तुम्हें AAB वाला, उसको लिख लेना, ठीक है? मतलब जिससे पहले मैं बता रहा हूँ उसको प्रॉपर नोट करके लिखना, तभी ये बात समझ आएगी। हो गया? नोट कर लो इसको, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। चलो हटा दूं? ओके। ठीक है, अब एक सेकंड के लिए वापस से जग जाओ। जितने बच्चे भी अभी वीडियो देख रहे हैं, अभी वापस से पेन कॉपी ले लो और मैं जो बोल रहा हूँ वो हाइब्रिडाइजेशन निकालना स्टार्ट करना फटाफट से, ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन निकालना है सभी बच्चों ने। ये क्वेश्चन तभी समझ आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। कॉपी और पेन, नोटबुक और पेन अपने हाथ में ले लो, और जो मैं बोल रहा हूँ, जो लिखूंगा मेरे लिखने से पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना है सभी बच्चों ने, ठीक है? ओके, चलो स्टार्ट करो। NH3 PH3 ASH3 हाँ चलो इतना कर लो फटाफट से। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो और नंबर ऑफ लोन पेयर्स बताओ कितने हैं। हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है? मैं ट्राई कर यहाँ पे बना रहा हूँ। नाइट्रोजन H H H, यहाँ एक लोन पेयर होगा। जितने बच्चे लाइव क्लास में, उसको तो आना ही चाहिए। जितने बच्चे इससे पहले लाइव क्लास में प्रेजेंट थे, 4 तारीख की लाइव क्लास में जितने बच्चे थे, उन सभी को ये पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे Sb का भी होगा। अब ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, ठीक है? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। बट इसके बाद नाइट्रोजन फैमिली में जो तुम्हारे पास एलिमेंट हैं, अगर तुम इसका हाइड्राइड बनाते हो NH3 PH3 SHH3 और SbH3, तो नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी जो नीचे के 3 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, PH3 ASH3 और SbH3, ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा हूँ। इन तीनों का ही हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं बनाते हैं, शो ही नहीं करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कहीं पे नोट डाल के लिख लेना इसको, ठीक है? ये पूरा बनाना है NH3 PH3 ASH3 और SbH3। जो नीचे के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट, मतलब हाइब्रिडेशन बनाते ही नहीं है, हाइब्रिड बनाते ही नहीं है। हाइब्रिड ऑर्बिटल इनमें बनता ही नहीं है। क्यों? यहाँ पे जो ये लोन पेयर है बेटा, यहाँ पे देखो, ये तो sp3 है। यहाँ पे जो लोन पेयर होता है, ये प्योर s ऑर्बिटल के अंदर होता है, शुद्ध s ऑर्बिटल के अंदर चले जाता है, ठीक है? अगर ये खुद ही s के अंदर चलेगा तो बाकी किस में जाएंगे, p में। जबकि इसके इसमें क्या है, ये sp3 है, ये sp3 है, ये sp3 है, ये sp3 है, ठीक है? यहाँ पे लोन पेयर किसके अंदर रहता है, s के अंदर रहता है। अगर इतनी बात समझ नहीं आ रही है तो ध्यान से समझ लो क्या बोल रहा हूँ मैं, कि PH3 नाइट्रोजन फैमिली के नीचे जो है P, AS और Sb, ये तीनों मॉलिक्यूल हाइब्रिडेशन शो नहीं करते हैं। दूसरा, बाकी कौन से एलिमेंट्स नहीं करते हैं, तो वो ये है H2O, ये ऑक्सीजन का हाइड्राइड है, ऑक्सीजन फैमिली के। देखो
ये नाइट्रोजन फैमिली है, ये ऑक्सीजन फैमिली है। नाइट्रोजन फैमिली के बाद के जो एलिमेंट्स हैं P, AS और Sb, इसके हाइड्राइड, और ऑक्सीजन फैमिली के जो बाकी है ये 6, ये हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते हैं। और ये बताया था तुम्हें किसने? ड्रैगो ने। एक रूल होता है ड्रैगोज रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग ये 6 मॉलिक्यूल्स हाइब्रिडेशन शो नहीं करते। ये कल की क्लास में बताया था मैंने, 4 तारीख की क्लास में जो बच्चा बैठा होगा उसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अगर समझ नहीं आया वापस सुन लो। नाइट्रोजन फैमिली लिखना, ठीक है, NPASSB, इसके पीछे हाइड्राइड बना दो। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली लिखना, उसके पीछे हाइड्रोजन लगा दो H2। ठीक है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के नीचे के जो एलिमेंट्स होंगे उसके अगर हाइड्राइड बनाते हो तो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वापस सुन लो, 1 2 3 4 5 6, इनको याद कर लो। ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये तुम्हें बताया था ड्रैगोज ने। ठीक है, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब 2 ऑर्बिटल मिले, मिक्स हुए और नया ऑर्बिटल बनाया। जैसे S था, P था, मिक्स हुए sp बनाया। इस केस में अगर देखोगे अमोनिया के केस में 1 2 3 और 4 हैं टोटल है, 4 के 4 मिले और एक S था, 3 P थे, sp3 बना दिया। ठीक है, बट यहाँ ऐसा नहीं होता बेटा, यहाँ हाइब्रिड बन ही नहीं पाते हैं, ऑर्बिटल बन ही नहीं पाते हैं। इसमें क्या होता है? P और P, और ये क्या रहता है? फिर लोन पेयर रहता है। ठीक है, इसको पूरा ड्राइव किया है ड्रैगोज ने, बट वो अपने कोर्स के बाहर है, उतना हमने डिटेल में नहीं जाना है। बट ये तुम समझ लो, ये 6 मॉलिक्यूल्स हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, बट इनका बॉन्ड एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, चलो नहीं कर सकते हैं, हाइब्रिडेशन से इसका बॉन्ड एंगल नहीं निकलेगा। लोन पेयर सभी में सेम है। फिर क्या करोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करोगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग अगर तुम देखोगे तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, इसका मतलब बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ये बॉन्ड एंगल है। इसका क्या रहता है? 107, और बाद के ये जितने हैं इसका क्या रहता है? 104.5 डिग्री। बाद के जितने हैं अप्रॉक्सीमेटली ये रहते हैं 90, 91, 92। अलग अलग बुक्स ने अलग अलग दे रखा है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 90 होते हैं 6 के 6 का बॉन्ड एंगल, बट डिक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम को। कोई बच्चा अगर कंफ्यूज हो रहा है, वापस से ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा हूँ। नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड और ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी नीचे के जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे या हाइड्राइड बनेंगे वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, ड्रैगोज एक साइंटिस्ट था जिसने बताया था ऐसे एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसे नाइट्रोजन के आसपास के ऐसे एलिमेंट अगर एलिमेंट से अटैच्ड होते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 या उसके नीचे होती है या अप्रॉक्सीमेटली 2.1 होती है, तो वहाँ पे हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं है। बट इतना डिटेल में जाओ बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। मैं वापस बोल रहा हूँ, इसको याद कर लो। ये फैमिली याद है तुम्हें? नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली याद है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जो हाइड्राइड होंगे केवल 6, ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और ये बता रखा तुम्हें ड्रैगो ने। ठीक है, यही रूल कहलाता है ड्रैगोज रूल। हो गया, हटा दूँ इसको। अब अगर बात करें सराउंडेड एटम्स की, सराउंडेड अगर सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडेड एटम चेंज होता है। इस पॉइंट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके नहीं लिख लेना। ठीक है, मैंने इसीलिए बोला था जो बच्चे कल की क्लास में प्रेजेंट थे, ड्रैगोस के बारे में अपन ने बात की थी, इस पॉइंट को थोड़ा इंपॉर्टेंट बना के लिख लेना। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर सेंट्रल एटम सेम होता है और सराउंडेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज। पहला मैंने क्या बोला था, यहाँ पे देख लो। जो फर्स्ट केस था उसमें बोल रहा था कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर रहे थे, जबकि जो सराउंडेड एटम था वो क्या थे? सेम थे। तो इस टाइम पे बॉन्ड एंगल क्या कर रहा था बेटा? बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, इस टाइम पे बॉन्ड एंगल क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। इसका रिवर्स इसमें हो जाएगा, इसमें बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, इसमें क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल डिक्रीज। वापस देखो इसको कैसे, ए यहाँ पे तुम्हारे पास चलो तुम्हें पूरा एग्जांपल करके दिखाता हूँ। इसको हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो। इसमें लिखना एक एग्जांपल है
COF2 COCl2, COF2 COCl2 COBr2। ये बात समझ आ गई बेटा, पहला केस समझ आ गया। सेंट्रल मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगी तो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्लोज आएंगे और बॉन्ड को क्या करेंगे, वो बढ़ा देंगे, ठीक है। सेकंड केस में बोल रहा हूँ कि अगर सेंट्रल मेटल सेम है और सराउंडेड एटम चेंज हो रहे हैं तो उस केस में जो एंगल है वो डिक्रीज होगा। उसका रीज़न देखो, इसको बनाओ पहले, CO को, कार्बन सेंट्रल मेटल है, डबल बॉन्ड O, फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कार्बन सेंट्रल एटम है, डबल बॉन्ड O, Cl Cl, कार्बन सेंट्रल मेटल है, Br Br, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन करेगा, उसके बाद ब्रोमीन सबसे कम है तो सबसे कम क्या कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएगा, मतलब ये यहाँ रहेंगे, समझ गए। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचा यहाँ, ठीक है। क्लोरीन के केस में थोड़ा कम अट्रैक्ट कर पाया, ब्रोमीन के केस में और कम अट्रैक्ट कर पाया। तो जितना कम अट्रैक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा क्लोज होंगे, जितना इलेक्ट्रॉन्स को कम अट्रैक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या होंगे, उतना ज़्यादा क्लोज होंगे और बॉन्ड क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ पाए मैंने क्या बोला। Br में क्या हुआ, सबसे कम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो थे वो C के साइड में थे, तो क्या हुआ, एक दूसरे को रिपेल करा और बॉन्ड एंगल बढ़ गया। कब, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, दोनों F ने अपनी ओर अट्रैक्ट करा और डिस्टेंस बढ़ गई बेटा, तो रिपल्सन क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब ज़्यादा होती है किसकी, सराउंडेड एटम्स की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब ज़्यादा है किसकी, सराउंडेड एटम्स की, तो क्या होगा, ये बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। देख लो इसको ध्यान से, समझ पाए। देख लो आराम से, सेंट्रल मेटल सेम है, कार्बन कार्बन कार्बन, सराउंडेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, ठीक है। तो सराउंडेड एटम की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम होता है। ये मैंने लिखा दिया, इसका बॉन्ड एंगल क्या हो गया बेटा, कम हो गया, नोट कर लो इसको। तो अगर एक चीज़ समझ आ गई तो दूसरा ऑटोमेटिकली कर लोगे। पहला अगर तुम्हें समझ आ गया कि सेंट्रल मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पे बॉन्ड एंगल बढ़ता है, तो उसका रिवर्स क्या होगा, सराउंडेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पे बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, ठीक है। ये कर लो। तो तुम्हारा पहला टर्म कंप्लीट हो गया बेटा, बॉन्ड एंगल, ठीक है। बॉन्ड एंगल तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेना, इसमें लिख लेना, क्वेश्चन के बारे में लिख सकते हो, SF2 SCl2 और SBr2। एक होमवर्क कर लेना बेटा यहीं पे, SF2 Cl2 Br2, इसमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, F2 Cl2 Br2, ठीक है। दूसरा कर सकते हो बेटा NO प्लस NO2 प्लस NO2 माइनस, NO2 प्लस NO2 और NO2 माइनस, और NO3 माइनस भी लिख लो इसमें। दूसरा ये हो गया, ठीक है। तो दोनों को करना है तरीके से, नोट कर लो इसको। इसके आगे लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तुम्हें हमेशा देखने को मिलेगा। OF2 OH2 OCl2, OF2 OH2 और OCl2, इसके केस में क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे क्या सोच सकते हो तुम, क्या होना चाहिए, ठीक है। एक बार सोचो इसको। ये होता है वैसे 103, ये होता है 104.5 डिग्री, ये होता है 111 डिग्री। ऊपर का होमवर्क लिख लिया,
ये समझाता हूँ तुम्हें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना इसमें, ठीक है। कहीं कॉपी की जो मार्जिन है टॉप में वहाँ पे लिखना स्टार्ट करना ऐसा, ये वाला क्वेश्चन, और हाइलाइटर लगा देना, ठीक है। ये है तुम्हारा ऑक्सीजन, ये है फ्लोरीन, ये है फ्लोरीन। ये केस इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन। ये देखो पहले आराम से, अगर लोन पेयर की बात करोगे, दोनों इसमें सभी में लोन पेयर सेम होंगे, 1 2 1 2 1 2, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाओगे, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आएगा। फिर चेक करी तुमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है, F2, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो इस केस में अगर तुम देखोगे बेटा तो Cl का साइज़ बड़ा होता है, ठीक है। Cl का साइज़ बड़ा होने के कारण क्या करेंगे, एक दूसरे को ये ज़्यादा रिपेल करेंगे। F, H और Cl2, वापस सुनो क्या हो रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना कहीं इसको, OF2 OH2 मतलब H2O है। OF2 OH2 और OCl2 में OCl2 का जो एंगल है वो सबसे ज़्यादा होगा। इसको लर्न कर लो कैसे भी करके, 103 104 111। Cl और Cl का साइज़ बड़ा होता है, ठीक है। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा बेटा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके कहीं लिख लो इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना कहीं। और आगे लिख भी लेना इसमें, ड्यू टू लार्ज साइज, ड्यू टू लार्ज साइज। अब एक क्वेश्चन बेटा इनऑर्गेनिक का तो पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बट कभी कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमसे पूछा जाता है। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे Cl और Cl जो हैं ये साइज़ में बड़े हैं, किसके कंपेयर में, F और F के केस में। अभी मैंने क्या बोला था, वैसे तुम्हें बताया था कि F और Cl में F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल क्या होगा उसका, कम होगा, सराउंडेड एटम की, ये बात करी थी हमने, ठीक है। बट दूसरा केस में तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि अगर सराउंडेड एटम बड़े हैं, जैसे अगर मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनना, पहले तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके उतार के लिख लो कहीं, ठीक है। उसके बाद जो टर्म बता रहा हूँ इसको याद रखना बेटा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत काम आएगा तुम्हें। एडवांस के जितने स्टूडेंट हैं थोड़ा जाग जाना है यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास एलिमेंट है M, यहाँ एक एलिमेंट, यहाँ दूसरा एलिमेंट, साइज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ एक एलिमेंट है M, ये। अब तुम्हें पता है जिसका साइज़ बड़ा है सराउंडेड एटम्स में, वो एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज होंगे, ज़्यादा क्लोज होंगे तो बेटा क्या करेंगे, ज़्यादा रिपेल करेंगे, ज़्यादा रिपेल करेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ पाए क्या बोला मैंने, सराउंडेड एटम का साइज़ बड़ा होने से एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हैं तो ज़्यादा रिपेल करेंगे, जबकि यहाँ पे साइज़ थोड़ा छोटा है तो कम रिपेल कर पाएंगे, तो बॉन्ड एंगल इसके कंपेयर में इसका कम होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछे जाते हैं, वैसे जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाएंगे। अगर ऑर्गेनिक में नहीं आएंगे तो फिर पूछे जाएंगे तुम्हारे एडवांस का क्वेश्चन है। अब एक बता देता हूँ तुम्हें, तुम कर लोगे सॉल्व वैसे, लेकिन एक बार ट्राई करना, ठीक है। ट्राई करो कि मुझसे पहले इसका आंसर दे दो। एक है CH3, दूसरा मैं ले लेता हूँ CH3, सिंगल बॉन्ड है, CH3, यहाँ पे ले लिया C2H5, तीसरा ले लेते हैं बेटा C2H5, और यहाँ पे भी ले लेते हैं C2H5। यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे एक CH3, बट दूसरा जो ग्रुप है बेटा C2H5 ये थोड़ा बल्कि थोड़ा बड़ा है, जबकि ये दो के दो बड़े ग्रुप है। तो जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा रिपेल करेंगे और बॉन्ड एंगल क्या होगा उतना ज़्यादा। यहाँ पे एक बड़ा एक छोटा है, बट यहाँ पे दोनों छोटे हैं, तो सबसे ज़्यादा एंगल किसका हो जाएगा, C2H5, ठीक है। दो केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके डाल देना है, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल वाला मुझे लगता है तुम्हें कंप्लीट हो गया होगा। हाइब्रिडेशन चेक करना है, हाइब्रिडेशन से क्वेश्चन नहीं निकल रहे तो लोन पेयर पे आना, लोन पेयर जितने ज़्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम,
लोन पेयर से भी काम नहीं हो रहा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आना। सेंट्रल मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब भी चेक करोगे तो सेंट्रल मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा, और सराउंडेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करने पे क्या होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। और लास्ट केस क्या बोल रहा हूँ तुम्हें, OF2, OH2 और OCl2 के केस में OCl2 की एंगल सबसे ज़्यादा होती है, कितना, 111 डिग्री, ठीक है, 111 डिग्री। OF2 का होता है 103 और वाटर का तो तुम्हें पता है 104.5 डिग्री, ठीक है। जितना बल्कि ग्रुप सराउंडेड एटम्स में होंगे एंगल उतना बढ़ जाएगा। तो ये होता है बेटा बॉन्ड एंगल कंप्लीट। इसको तरीके से बनाओ, ठीक है। नोट्स जितना यहाँ पे बोल रखा है उतना सबका सब लिखना है। जितनी चीज़ क्लास में आज बोली गई है उतनी सभी चीज़ें अपने नोट्स में प्रॉपर बना लेना। और सेम वीडियो मैंने इससे पहले तुम्हें दे रखी है, लास्ट के 1-2 फैक्टर्स उसमें नहीं बताए थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले केस, बट उससे पहले का मैंने जितना था वो बता दिया था। उस वीडियो को भी देखना, उसके बाद ये वीडियो देखना, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अपना जो सेकंड फैक्टर है तुम्हारा कौन सा, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में, ठीक है। इसको नोट करो। देखो बेटा, बॉन्ड एंगल अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक छोटे से टर्म आता है तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर, तो वो तुम्हें हम MOT में बताएंगे, बट उससे पहले तुम्हें बताया था वापस, थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए। क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कुछ भी नहीं है, बस बॉन्ड ऑर्डर हम किसको बोलते हैं, 2 एटम्स के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बने हैं वो उसका बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बेटा, 1। मैंने बोला A डबल बॉन्ड B, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2। अगर मैंने बोला A ट्रिपल बॉन्ड B, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3। समझ पाए। जैसे अगर तुमसे पूछ लिया F2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो तुम्हें पता है F सिंगल बॉन्ड F बनाता है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, 1। अगर O2 का पूछ लिया, O डबल बॉन्ड O, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2। ऐसे अगर N2 का पूछ लिया तो N ट्रिपल बॉन्ड N बनाता है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ आ गई, बस इतनी सी कहानी थी। जितने बॉन्ड्स बनते हैं 2 एटम्स के बीच में, पहली बात कि बॉन्ड ऑर्डर कभी भी पूरे मॉलिक्यूल्स का नहीं निकाला जाता, पूरे कंपाउंड का नहीं निकाला जाता है, किस 2 एटम्स के बीच का, क्लियर है। अब उसमें भी क्या बोल रहा हूँ, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारे इंटीजर में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। मतलब आज से पहले हमने क्या पढ़ा था, 1 बॉन्ड बनता है, 2 बॉन्ड बनता है, 3 बॉन्ड बनता है, बट मैं अभी बता रहा हूँ तुम्हें कि 2.5 बॉन्ड भी बन सकते हैं, बट हम किस में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, ठीक है। अभी इतना पता होना चाहिए टॉपिक कवर करने के लिए कि तुम्हें सिंगल बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल में 2, ट्रिपल में 3, एक बात। दूसरी बात, अगर मैं बॉन्ड लेंथ की करूँ बेटा, बॉन्ड लेंथ की अगर यहीं से मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हें पता है सिंगल बॉन्ड अगर है उसकी लेंथ ज़्यादा होगी कंपेयर टू डबल बॉन्ड के और ट्रिपल बॉन्ड की। सबसे छोटी लेंथ किसकी होगी, सबसे छोटी लेंथ किसकी होगी, ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज करते हैं उसकी लेंथ क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज होती है। बॉन्ड लेंथ जितनी कम होती जाएगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब तुम्हें ये हर चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हर चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, लिखना तो पड़ेगा बट हर चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम बहुत बार करते हुए आ गए हैं चीज़ें, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ क्लास में बिल्कुल ध्यान से समझना क्या बात कर रहे हैं कि बॉन्ड जितने इंक्रीज़ होंगे उसकी लेंथ उतनी डिक्रीज़ होगी, और लेंथ जितनी डिक्रीज़ होगी उसका बॉन्ड एंगल उतना, उसका बॉन्ड जो है स्ट्रेंथ उतना बढ़ जाएगा, ठीक है। बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाने वाला है। समझ आती बात, ओके। तो ये बॉन्ड ऑर्डर है तुम्हारा, इसको लिखो ना लिखो, लिखते हो तो अच्छा ही है, अगर ना भी लिखो तो भी चलेगा, बट समझ आना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर है क्या। बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स लिख सकते हो बॉन्ड ऑर्डर को, बॉन्ड बिटवीन 2 एटम, ठीक है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा इसका थर्ड। पहला क्या करा, बॉन्ड एंगल, दूसरा बॉन्ड ऑर्डर, तीसरा है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ
अब ये क्या है बेटा बॉन्ड लेंथ, दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बना है उसकी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। एक फैक्टर तो अभी बता दिया तुम्हें मैंने कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज। यही तो बोल रहा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज होता है, किसी का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टाइम पे हमने एक एटॉमिक रेडियस के टाइम पे, याद करो, हमने लेंथ निकालने का फॉर्मूला निकाला था। क्या बोला था हमने, अगर हम बॉन्ड लेंथ निकालते हैं ए से ए की या ए से बी की, तो फॉर्मूला क्या था, आर ए प्लस आर बी। कब, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी बेटा, सेम थी। याद आ रहा है कुछ, आर ए प्लस आर बी करा था हमने जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट थी तो क्या बोला था हमने, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 डेल्टा चाई ए माइनस चाई बी। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न था, बोल रहे थे कि सर आपने पहले यहाँ पे डेल्टा चाहिए जो अपना है, इसको क्या बोला था हमने, डेल्टा चाई का स्क्वायर बताया, और कहीं आपने केवल डेल्टा चाई बताया। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, इसमें केवल बेटा डेल्टा चाहिए होता है, स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान से सुन लो। रेडियस निकालने का फॉर्मूला था है कब, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। याद आ रहा है कुछ एटॉमिक रेडियस की कहानियाँ, आर ए प्लस आर बी जब सेम है, जब डिफरेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 चाई ए माइनस चाई बी, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, चेंज। तो यहाँ से तुम बॉन्ड लेंथ तो निकाल सकते हो, ये तुम्हें पता है कि बॉन्ड लेंथ यहाँ से निकाल सकते हैं। बट कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करेंगे, पहले इसको लिख लो बॉन्ड लेंथ के अंदर। ठीक है, बॉन्ड लेंथ तुम यहाँ से निकालोगे, बट कौन कौन से फैक्टर्स इसको हो सकते हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे। एक फैक्टर की बात तो हमने कर ली है। ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस ए से ए की हो गया, हटा दो इसको। अब लेंथ कैसे कंपेयर करी थी बेटा, अगर थोड़ा सा रिकॉल करोगे पीरियोडिक टेबल को, मैंने तुम्हें बोला था पीरियोडिक टेबल बार बार काम आएगी। अगर डेल्टा ई एन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, डेल्टा ई एन मतलब दो एटम्स तुम्हें दी गए, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर डेल्टा ई एन इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा, डिक्रीज। याद आया कुछ, ये है एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई। तुमसे पूछा जा रहा है इसमें बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो, ध्यान से समझना, इसमें पहले लिख लो बॉन्ड लेंथ में लिख लो, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज्ड, ये नोट्स खुद लिखना है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज्ड देन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, then bond length decrease. Bond length inversely proportional to delta En. Bond length inversely proportional to delta En मतलब difference between electronegativity delta En. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आ जाओ, एच एफ, एस सी एल, एच बी आर, एच आई। तुम्हें पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, हाइड्रोजन की 2.1, फ्लोरीन की कितनी है 4.0। ये हमने पहले की क्लास में कर लिया है बेटा, ये बार मैं बता रहा हूँ बट हमने पहले कर लिया है। इसकी क्या होगी 3, इसकी क्या होगी बी आर की 2.8 और आई की क्या है 2.5। तो जैसे तुम देखोगे डिफरेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में आएगा, इसमें आएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है, एच एफ में। इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा जहाँ होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। समझ आया? एनर्जी का फैक्टर भी साथ साथ कर सकते हो। ठीक है, एनर्जी का फैक्टर भी यहाँ देख सकते हो तुम। ये तो क्या थी तुम्हारी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, यहीं पे तुम कंपेयर कर सकते हो बेटा बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी।
बॉन्ड एनर्जी कैसे कंपेयर करोगे? जिसका लेंथ जितनी कम है उसको ब्रेक करना क्या उतना डिफिकल्ट है। तो जब भी बॉन्ड एनर्जी की बात करोगे यहाँ, तो HF की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी कंपेयर टू HCl के, HCl की ज़्यादा होगी कंपेयर टू HBr के, और इसकी ज़्यादा होगी कंपेयर टू HI के। तो ये है बॉन्ड लेंथ, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी कम। सही है, इतनी बात समझ आई। इसमें एक चीज़ और कंपेयर कर सकते हो तुम, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ से क्या मतलब है? बचपन में तुमने पढ़ा होगा एसिड और बेस। क्या मतलब आता है एसिड और बेस का? जो H+ रिलीज करेगा वो एसिड है, जो H- रिलीज करेगा वो क्या है? बेस है। H+ कौन इजीली रिलीज कर देगा? जिसका बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। नहीं समझ आया क्या बोला मैंने? एसिड का मतलब है जो इजीली H+ आयन रिलीज कर रहा है। तो इजीली H+ आयन कौन रिलीज करेगा बेटा? जिसका बॉन्ड सबसे बड़ा होगा। तो इजीली कौन ब्रेक होगा यहाँ पे? HI ब्रेक होगा। सबसे डिफिकल्ट कौन ब्रेक होगा? HF। मतलब HF आसानी से H+ आयन नहीं देगा, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। नहीं समझ पाए क्या बोल रहा हूँ? बॉन्ड लेंथ हमने पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से चेक किया, तो HF का डिफरेंस सबसे ज़्यादा था, लेंथ सबसे कम होगी। भाई साहब अगर लेंथ कम है, लेंथ अगर कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो है तुम्हारा बॉन्ड एनर्जी, ये क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेंथ जहाँ पे कम है एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करानी पड़ेगी, मतलब HF को ब्रेक करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और HI को ब्रेक करने के लिए सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब HI इजीली ब्रेक हो जा रहा है और H+ आयन रिलीज कर रहा है। इसका मतलब अगर इसके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो किसका ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ? HI का। समझ पाए बेटा? ठीक है, HI इजीली H+ आयन रिलीज करेगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? सबसे ज़्यादा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वापस से अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होना ज़रूरी है बेटा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पता होगी तो सब ये क्या लगेगा फिर? जग सुना सुना लागे टाइप फील हो गए, है ना? सब निकल रहा होगा ऊपर से दिमाग के। ये बात समझ आती है? तो ये क्या है तुम्हारा पहला फैक्टर आता है बॉन्ड लेंथ चेक करने का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, दूसरा फैक्टर अभी हमने जो डिस्कस किया था, बॉन्ड ऑर्डर। दूसरा फैक्टर क्या आता है इसका? बॉन्ड ऑर्डर। आ जाओ भाई बॉन्ड ऑर्डर के लिए। मैंने क्या बोला था कि अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हम निकाल रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर। हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया बेटा, हमें पता चला बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ करेगा तो अब हमारी समझ आ गया कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ करने पर इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। मतलब अगर हम बॉन्ड लेंथ को डायरेक्ट देखेंगे यहाँ पे, ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? बॉन्ड ऑर्डर के। तो इसमें लिखना इफ़ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज्ड, इफ़ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज्ड then bond length decreases. If bond length increased then bond length decreases. मतलब बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीज होने पे बॉन्ड लेंथ कम होता है। यहाँ पे देखने एक एग्जांपल, C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है? इसका 3 है बॉन्ड ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1। तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, वैसे भी अगर इसकी वैल्यू लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1.54 एंगस्ट्रॉम। इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हो तो कर लो। इसकी होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम और ये होती है 1.2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बनेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे बेटा, तो उसकी क्या होगी? बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। और अगर इसी में पूछ लिया मैं तुमसे, अगर इसी में मैंने बॉन्ड एनर्जी के बारे में पूछ लिया, तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? C ट्रिपल बॉन्ड C की। मतलब इसको ब्रेक करना क्या होगा? ज़्यादा डिफिकल्ट होगा किसके कंपेयर में? C सिंगल बॉन्ड C के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिख सकते हो तुम, चलो ये खुद से करना। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ
इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की। C सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और C ट्रिपल बॉन्ड O, मतलब यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है। इसको ट्राई करो। क्या चेक करना है तुमने इसमें? बॉन्ड लेंथ, ठीक है, चेक करो इसको। आगे इसका होगा, इसका, इसका, ऐसा क्यों? सबसे छोटा ये क्यों है? क्यों? क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी मतलब इसकी लेंथ क्या होगी? सबसे कम। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब इसकी लेंथ क्या होगी? सबसे ज़्यादा। तो आसान है बेटा, निकाल लोगे, बॉन्ड लेंथ भी निकाल लोगे, ठीक है। बॉन्ड लेंथ को हम क्या क्या बोल रहे हैं? या तो हम किससे चेक कर सकते हैं? पहला फैक्टर जो हमने देखा था, बॉन्ड लेंथ को हम चेक कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू, ठीक है। इसको कर सकते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के थ्रू, ठीक है। एक टर्म और आता है बेटा इसका, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एक रेजोनेंस वर्ड भी आता है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे उसके बाद समझ आएगा। एक इसमें आता है, तीसरा फैक्टर आता है इसका हाइब्रिडाइजेशन। ये नोट भी करते रह रहे हो ना कंप्लीट, वरना निकल जाएगा बेटा सब दिमाग के ऊपर से। जहाँ पे परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा होने का मतलब जहाँ एस ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये बात पढ़ी थी हमने। जहाँ पे परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और जितना इफेक्टिवली अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा उसका साइज़ क्या होगा? उतना छोटा होगा। मतलब परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज होने पर भी इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। परसेंट एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? डिक्रीज। मतलब अगर तुम्हें कंपेयर करने के लिए पूछ लिया गया sp2 sp3, ठीक है, इस तरीके से, तो जहाँ पे परसेंट एस कैरेक्टर तुम्हें ज़्यादा दिखेगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? वहाँ पे कम होने वाली है, ठीक है। इसमें लिखना, इफ़ परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज्ड देन, if percent s character increased then bond length decreases. Percent s character inversely proportional to, percent s character inversely proportional to bond length. For example, एक कंपाउंड ये है, एक दो तीन चार, एक दो चार, एक दो तीन चार, ठीक है। तीसरा कंपाउंड आता है तुम्हारा ये, अब तुमसे पूछा गया बेटा यहाँ पे तुमने बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी किसकी? C और C बॉन्ड लेंथ, मतलब याली बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, ये और ये। समझ पाए? फिर डबल बॉन्ड नहीं, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ, ठीक है, किसको कंपेयर किसको करना है बता रहा हूँ। ध्यान से देखना, C सिंगल बॉन्ड C, C सिंगल बॉन्ड C और C सिंगल बॉन्ड C, ये लेंथ तुमने कंपेयर करनी है। तो कैसे कंपेयर करोगे? तीनों में सेम दिख रहा है, तो पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो बेटा इसका। यहाँ देखो, कार्बन के पास 3 सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास भी 3 सिंगल बॉन्ड है, और 4 के 4 क्या है? सिग्मा। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3 अब यहाँ पे आके देखो, सिग्मा 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 सिग्मा, मतलब इस वाले का तो क्या है? sp3 है, बट इस कार्बन को देखोगे सिग्मा 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 और पाई, मतलब 3 सिग्मा और 1 पाई। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया बेटा? sp2। यहाँ देखो, सिग्मा 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 सिग्मा, मतलब sp3, बट यहाँ देखो सिग्मा और सिग्मा, बचे हुए दोनों क्या है? पाई। तो क्या हो गया? sp। sp3 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 sp2 sp3 sp। क्या बोल रहा हूँ मैं? ये समझ आए? sp3 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 sp2 और sp3 sp। तो परसेंट एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ है बेटा? यहाँ होगा sp3 sp में। परसेंट एस कैरेक्टर जहाँ सबसे ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सबसे कम। मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? ये, ठीक है, लिख लेना है। जहाँ पे परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, यहाँ पे sp3 और sp3 ये तो सेम है, तो चेक किसको करोगे? sp3 sp2 और sp को, ठीक है। तो sp में परसेंट एस कैरेक्टर कितना होता है? 50, sp2 में कितना होता है? 33, sp3 में कितना होता है? 25।
तो परसेंट एस कैरेक्टर जहाँ ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी हो जाएगी, इस वाले की। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे, इसको नोट करना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बेटा, ये करो। बॉन्ड एनर्जी हमने तुम्हें बता ही दिया है। जो आता है नेक्स्ट टॉपिक बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, एनर्जी कम। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर बढ़ेंगे, जैसे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, इस तरीके से तुम बॉन्ड एनर्जी को कंपेयर कर सकते हो। अब एक होमवर्क कर सकते हो, तो होमवर्क लिख लेना, O2 F2 एंड O2 H2। O2 H2 O2 का नाम क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2 O2 और O2 F2, इसमें कंपेयर करनी है बेटा। इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, ये जो क्रीम व्रीम बनती है फेयरनेस क्रीम, उसके अंदर मिलता है, बट ज़्यादा अगर डालोगे तो हार्मफुल होता है स्किन के लिए। ये ऐसा दिखता है बेटा, देखो O H और H। ठीक है, अगर इस केस को देखोगे, ये दिखेगा तुम्हें O सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे दिखेगा F सिंगल बॉन्ड F। अब देखो, एक केस हमने पढ़ा था बैंड के टाइम पे। बैंड ने क्या बोला था, जहाँ परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, जहाँ पे परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पे हमेशा कौन रहेंगे, लोन पेयर। ठीक है, और जहाँ पे परसेंट एस कैरेक्टर बेटा कम है, वहाँ पे हमेशा कौन रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, और परसेंट एस कैरेक्टर के कम होने पे बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज़्यादा। यही पढ़ा था, या अलग केस याद करो, 1 2 3 4। इक्विटोरियल पोजिशंस की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या था हाइब्रिडेशन, sp2। क्या था, sp2। यहाँ पे क्या था, sp2, जबकि यहाँ पे क्या था, pd और pd। तो परसेंट एस कैरेक्टर कहाँ ज़्यादा है, इक्विटोरियल पोजिशंस पे ज़्यादा है। परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ कम है। समझ पा रहे हो। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा कहाँ रहा था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा कहाँ रहा था, इन पोजिशंस पे, जहाँ पे परसेंट एस कैरेक्टर क्या है, कम, टॉप और बॉटम पोजिशंस पे। ठीक है, तो देखो बेटा, ओ तो दोनों में सेम है, ओ और ओ क्या है, दोनों में सेम है। चेंज क्या कर रहा है, एच और एफ। तो अगर हम इस लेंथों को कंपेयर कर लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये लेंथ कंपेयर हो जाएगी। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये सपोज एक पेन है, ठीक है, दिख रही है, मैं बोल रहा हूँ ए बी और सी। अगर ये नहीं दिख रही तो इससे देखते हैं, रुको, ये ए बी और सी ये डिस्टेंस है। अब मैं बोल रहा हूँ ए और बी की लेंथ कम हो रही है, ए और बी की जो दूरियाँ हैं वो कम हो रही है, तो ऑटोमेटिकली बी और सी क्या हो रहा है, ये बढ़ जा रहा है, रिलेटिव टेंडेंसी है। अगर मैं बोलूँ ए और बी की डिस्टेंस कम हो रही है, तो ए और सी और बी की डिस्टेंस कम हो रही है, तो ए और बी की डिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अगर हम किसी एक की लेंथ निकाल लें तो वहाँ की दूसरी लेंथ ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। तो अगर मैं ओ और एच की लेंथ कंपेयर करूँ, ठीक है, ओ और एफ की लेंथ कंपेयर करूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली ओ और ओ की लेंथ कंपेयर कर सकता हूँ। कैसे, कैसे देखो, एच और ओ में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है बेटा, फ्लोरीन है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो ज़्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होगी, मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। नहीं समझ आया क्या बोल रहा हूँ, वापस ध्यान से सुनना, पहले ये टर्म याद कर लो। बेंट रूल के अकॉर्डिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पोजिशंस पे था, एक्सियल पोजिशन पे, और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज़्यादा। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ रहेगा, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, ओ एच और ओ एफ की। तो एच और एफ में एफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है कंपेयर टू इसके। तो अगर इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो ये बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ रहे हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑलवेज गोज टू दैट पोजिशन वेयर परसेंट एस कैरेक्टर इज लेस, परसेंट एस कैरेक्टर इज लेस। ठीक है, और अगर परसेंट एस कैरेक्टर कम है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ है, जहाँ पे परसेंट एस कैरेक्टर कम है या जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, इस पोजीशन की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। ठीक, तो ये आंसर हो गया इसका। ये होमवर्क था वैसे तुम्हारा, लेकिन मैंने बता दिया। एक बार थोड़ा सा आराम से सोचना इसको क्या बोला गया।
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा बेटा, जहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी या जिसका परसेंट एस करेक्टर क्या होगा, कम होगा। ठीक है। लोन पेयर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है बेटा, जहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम होती है या जहाँ पे परसेंट एस करेक्टर क्या होता है, ज़्यादा। ये लिख लेना, समझ लेना इस बात को आराम से। ठीक है, होगी बातें समझ आ गई। ठीक है, तो तुम्हारा बॉन्ड पैरामीटर्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास पे अपन बात करेंगे इसके जो बाकी फैक्टर्स आते हैं। फैक्टर्स क्या, नया टॉपिक आएगा, ब्रिज बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने कोटा फैक्ट्री देखी होगी उसे जनरली, कोटा फैक्ट्री अगर किसी ने देखी है तो उसमें एक वर्ड का बहुत यूज़ किया गया, बनाना बॉन्डिंग। ठीक है, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो बाय।